कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तुम इवेंट कंपनी क्यों नहीं खोल लेती हो? फिर ऑर्गेनाइजर तो हो ही तुम बड़ी वाली, देखती रहना सबके जयमाल। तुम ऐसे लड़ोगी मुझसे? गौरांगी और आंखों में मोटे मोटे आंसू लाकर बोली। पहले तुम रोना बंद करो, लड़ने में भी ब्लैकमेलिंग। सुनते कहाँ हो मेरी ऐसे तुम? लो, अब मैं सुनता भी नहीं हूँ तुम्हारी। गौरांगी, अब मुझे गुस्सा आ रहा है और कुछ आता भी है। आजकल मुझे देखकर तुम्हें जानती हूँ, बदल गए हो तुम, पहले जैसे नहीं हो, बोर हो गए हो मुझसे। अब हर आम पत्नी की तरह गौरांगी ने ये ताना अर्धांग के सर पर उठाकर मारा, तो अर्धांग का मन हुआ कि वो अब कहीं दीवार में सर घुसा दे, पर खैर अभी तो वो मुमकिन नहीं था। अच्छा, तो आधी रात को तुम्हें उठाकर मैं जंगल जंगल खेलने निकला हूँ? मुझे क्या पता, मुझे कुछ बताया है तुमने कि जंगल जंगल खेलने निकले हो तुम मोगली बनकर? वो सिसक कर उसके सीने से लग कर बोली, तो अर्धांग पिघल कर रह गया। सच तो ये था, जान थी वो उसकी। उसने झट से उसे कसकर खुद से सटा लिया, फिर उसके रोकर सुर्ख हो चुके चेहरे के हर नब्ज को कसकर चूमा। तो वो रूठी हुई नज़रों से उसे देखती रही, जबकि उसका दिल खुशी से झूम चुका था। जानती थी उसका जिद्दी पति पिघल चुका है और ये काम वो अक्सर यूं ही रो धोकर ही करवा पाती थी उससे। रोना बंद करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। और तुम्हें लगता है कि मैं बोर हो जाऊंगा तुमसे? वो इस बार नरमी से बोला। नहीं, वो सर हिलाकर बोली। तो कहा क्यों? जानती हो ना, गुस्सा बढ़ जाता है ऐसी बातों से मेरा। जा रहा हूँ साथ लेकर कहीं ऐसी जगह जहाँ सिर्फ तुम मुझ पर ध्यान दो, सिर्फ मेरी ही बात करो, हर वक्त मेरे पास रहो। मेरा आजकल सिर्फ रात में तुमसे मिलना मुझे दिन भर बेचैन किए रहता है। निकलते हुए सूरज की हल्की सुबह की रोशनी में गौरांगी ने नज़र उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ बेहद प्यार था उसके लिए। वो मन ही मन उसकी नज़र उतार एक बार फिर उसके आगोश में समा गई, तो अर्धांग उसके यूं सिमटने से खुद को संभाल ना पाया। उसने खुद को उस पर हावी करना शुरू किया कि गौरांगी की नज़र इधर उधर के माहौल पर गई। रोड तो अभी खाली था, पर दिन तो निकल आया था। सुनो, हम कहीं जा रहे थे ना? वो धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराकर बोली। वो वैसे ही उसे सीट पर लिटाकर बोला, तो गौरांगी ने उसके सीने पर हाथ रख दिए। हम गाड़ी में हैं। तो वो अपनी खुमारी से भरी हुई आवाज़ और आंखों में उतरी हुई सुर्खी लिए उसकी तरफ अपने होठ बढ़ाकर बोला। तो हम कहीं जा रहे हैं ना, वहाँ चले पहले। बस यही आदत मुझे तुम्हारी पसंद नहीं, तुम्हें टोक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वो एकदम गुस्से में आकर उसके ऊपर से उठकर बोला, तो गौरांगी ने फुर्ती से उसके गले में हाथ डाल दिए। अच्छा नहीं नहीं, नाराज़ मत हो, मैं कुछ नहीं बोलती। नहीं, रहने दो, वो फिर रूठ कर बोला, तो गौरांगी झट से उसे खींच उसके लबों को खुद में समेट लिया और हमेशा की तरह एक बार फिर अर्धांग की आंखों में उतरी हुई गुस्से की लाली और ही रंगों में सिमट गई। वो खुद जानता था इस जगह पर अपनी हद। 5 मिनट में गहरी सांस लेकर वो उसके सीने से लगा रहा। आई लव यू, वो मदहोशी से बोला। आई लव यू टू, वो मोहब्बत से भीगे हुए लफ्ज़ों में बोली। पति और पत्नी के रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत तभी है जब वो यूं लड़ते हैं। अजीब लगा ना ये सुनकर, पर सच तो ये है, लड़ाई ज़रूरी है, बस उस लड़ाई को खींचना दुश्वारी दे जाता है। मोहब्बत एक जैसी सिर्फ मीठी बातों से ही थोड़ी मजबूत होती है। मोहब्बत तो यूं लड़ झगड़ कर एक दूसरे को मनाने, एक दूसरे के समझने से ही मजबूत होती है। अर्धांग कितना भी लड़ ले झगड़ ले, पर समझता है गौरांगी आगे भी उसे काम के चक्कर में भूलेगी। और गौरांगी, वो भी बस जानती है वो फिर रूठेगा, लड़ेगा, दुनिया भर के ताने देगा, पर यही तो खूबसूरत है, वो दिल में उतरती हुई उसकी रूठ कर जाने के बाद उससे मिलने की बेचैनी, वो तड़प कर करना उसके मिलने का इंतज़ार, गिले शिकवे और वो हर रंग जो प्यार को पूरा करता है, उसे संपूर्ण बनाता है। वृंदावन के मंदिरों को पार करती हुई कृष्ण की नगरी से 300 किलोमीटर से आगे आकर ऋषिकेश के सुंदर नज़ारों के बीच अर्धांग ने गाड़ी एक बेहद खूबसूरत सी पहाड़ी पर बने हुए होटल के आगे रोक दी। वो अभी होटल में चेक इन करने के लिए गाड़ी के बाहर खड़ा था और गौरांगी उसे गाड़ी के अंदर से बैठी हुई घूर रही थी। आओ बाहर, मुझे देखा है, वो तड़क कर बोली। हाँ, बहुत अच्छे से, वो शरारत से बोला।
मैं वो बात नहीं कर रही, कम से कम जगा लेते मुझे, कुछ ठीक पहन लेती और कुछ ना सही तो चप्पल तो पहन ही लेती। उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं। क्यों, वैसे तो बड़ा दिमाग है। हाँ है, पर मैं उस टाइम गुस्सा था। तो अब मैं ऐसे नहीं आ रही। और मेरी पैकिंग वो की थी कि वो भी नहीं? उसने अगला सवाल किया। अब सारे सवाल यही करोगी? चलो। मैं नहीं जा रही, गौरांगी मुंह बनाकर बोली तो अर्धांग ने पीछे गाड़ी से उसकी स्लीपर उसे निकाल कर दी। और कोई अच्छी व्यवस्था की है मेरे लिए? वो घर की स्लीपर देखकर कुछ हल्ला कर बोली और बाहर निकल आई। बालों को हाथों से संवाला और पल्लू सही से पकड़ वो इधर उधर देखने लगी। बुरी लग रही हूँ, वो धीमे से उसके करीब आकर बोली। नहीं, बहुत खूबसूरत, वो उसके बालों को संवारता हुआ बोला और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं समझ ही नहीं पाता कभी कि तुम खुद को कैसे बोल लेती हो कि तुम अच्छी नहीं दिख रही। मुझे तो तुम हमेशा बहुत अच्छी लगती हो, मेरी लगती हो। वो बोला तो बहुत कैजुअल ही था, पर गौरांगी के लिए उसके शब्द कुछ अलग ही रुख ले आए। सच ही तो है, इंसान खूबसूरत तभी होता है जब देखने वाले की खूबसूरत नज़र होती है। नसीब होता है ये एक दुआ की तरह, वरना आजकल यूं ही लोग कृत्रिम सुंदरता के पीछे पागल हुए पड़े हैं। ओ हेलो, घर में कहाँ घुसी जा रही हो? आशीष मुंह में भरा हुआ समोसा निगल कर तुरंत उसे देखकर बोला। तुमसे मतलब? ये मेरी बहन का ससुराल है, वो उसके टोकते ही इधर उधर देखते हुए बोली। घर खाली था। पार्ट टाइम चोरी करती हो क्या तुम, जो घर का जायजा ले रही हो? आशीष उसकी निगाहें पढ़कर तुरंत बोला। नहीं, चोरी नहीं करती, पर सोच रही हूँ सुपारी लेना शुरू कर दूँ लोगों को मारने की। अच्छा काम चलता है, तुम्हें मार कर आज ही इस काम का शुभारंभ भी करती हूँ, कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। बस चाकू की जगह अपनी आंखों के तीर चलाना, हम वैसे ही मर जाएंगे। आशीष उसकी कलाई पकड़कर उसे थोड़ा करीब खींचकर बोला। तो अनुराधा आज कुछ आंखों में उतरे हुए अलग ही रंगों को देख खामोश हो गई। और आशीष, उसे ये लड़ाकू झल्ली सी लड़की कब पसंद आने लगी, एहसास ही नहीं कर पाया था वो इस बात का। पर आज सुबह उसे फिर वापस गांव जाना पड़ेगा, इस बात का बुलावा होते ही पहला ख्याल उसे अनुराधा का ही आया था। क्या चल रहा है यहाँ? पीछे से आकर नेहा अनिमेष एकदम से बोले तो वो दोनों सकपकाकर अलग हो गए। वो मैं गौरांगी से मिलने आई थी, आई मीन सबसे मिलने आई थी, ताई जी ने कुछ सामान भेजा है। ओ, पर घर पर कोई नहीं है, सारी लेडीज मंडली मंदिर गई है और जेंट्स मंडली काम पर, और अर्धांग गौरांगी हनीमून पर। अनिमेष बम फोड़ते हुए बोला। क्या? वो तीनों चिल्लाए। गले फाड़ना बंद करो, शादीशुदा हैं दोनों, भगा कर नहीं ले गया मेरा भाई गौरांगी को। वो हमें पता है, पर गए कब? हमें क्यों जाते हुए दिखाई नहीं दिए? पता तो गौरांगी को भी नहीं था। रात के 3 बजे भूतों की तरह निकलने का कारनामा सिर्फ अर्धांग ही कर सकता है। ये भाई भी ना आइटम है, नेहा सोफे पर पसर कर बोली। मेरा पति ऐसा हो तो सच कहती हूँ बाल नोच लूँ मैं अपने। दंडवत प्रणाम है गौरांगी भाभी को, कैसे संभाल लेती हैं उन्हें। तो आशीर्वाद है मेरा, तुझे ऐसा ही पति मिले फिर। प्लीज़ मुझे बुलाना, मैं नोचूंगा तुम्हारे बाल। आशीष हाजिर जवाबी से बोला तो नेहा ने उसे घूरा। मेरा तो पता नहीं, पर मेरी दुआ है आपको ऐसी बीवी ज़रूर मिलेगी। तो ये अपने बाल खुद नोच लेंगे, है ना? अनुराधा हाथ में पकड़ा हुआ सामान टेबल पर रख कर नेहा के पास बैठकर बोली। ठीक है, पर ऐसी ही कोई ढूंढ लूँगा, है ना भाई? अब जिंदगी में जब तक शांति रहे मज़ा कहाँ आता है। बिल्कुल, मुझे ही देख लो, कल से मेरी बीवी पागलों की तरह एक ही सवाल कर रही है, पर मजाल है एक जैसा जवाब दिया हो मैंने, आज तक लड़ रही है और अब आपका सर भी फोड़ेंगी। आशीष पीछे खड़ी सोना को देखकर बोला तो अनिमेष पीछे मुड़ा और डर कर 2 कदम पीछे हो गया। सब सुन लिया ना? वो धीरे से बोला। हाँ। आशीष उसी के स्टाइल सर हिलाकर धीमे से बोला। अब एक ही सवाल होगा और उसका जवाब भाभी खुद देंगी। नेहा धीरे से अनुराधा के कान के पास आकर बोली। अगर अनिमेष भाई का सर या हाथ टूटे तो मुझे फ़ोन करके बताना ज़रूर, फोटोग्राफ के साथ। तुम टेंशन ना लो, बहुत मज़े आते हैं इन्हें, अब पता चलेगा। नेहा धीरे धीरे अनुराधा से बोली। और इधर ऋषिकेश में सुंदर सी हरी हरी चूनर ओढ़े वो पहाड़, जिनमें हल्की सी वो फुहारों सी बारिश, ऐसा लग रही थी जैसे उसमें सुंदर से सफ़ेद मोती छप रहे हों। शाम के हल्के धुंधलके में उड़ते हुए वो बादल यूं थे जैसे दुनिया बस वहीं तक है जहाँ तक हम उनके अस्तित्व में नज़र भर देख सकते हैं।
गौरांगी अभी नहाकर आई थी और खिड़की के सामने खड़ी होकर वो बाथरोब में प्रकृति के इस खूबसूरत मंजर को देख ठहर सी गई। अर्धांग को क्या उसे खुद यूं तन्हा उसके साथ होने की ज़रूरत थी। हम फैमिली में रहते हैं, सबसे प्यार करते हैं, उसमें रहकर जो यादें होती हैं वो परिवार की यादें होती हैं जो चेहरे पर मुस्कान बन बस जाती हैं। पर कुछ वक्त उसी यादों की डायरी में ऐसा ज़रूर नोट करिए जिसमें सिर्फ हम हों। आने वाली ज़िंदगी हमारा परिवार ही बढ़ा देती है। तब यही यादें मन के किसी झरोखे से आकर हमें गुदगुदा जाती हैं। वो अभी ख्यालों में गुम ही थी कि उसके पेट पर अर्धांग का हाथों का स्पर्श उसे सुकून सा दे गया। क्या देख रही हो? कितना सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। अर्धांग उसके कंधे से बाथरोब हटाकर उसके बालों को मुंह घुसाकर बोला। मैं सामने देखकर बात कर रही हूँ, वो हल्की हंसी से बोली। मैं भी सामने देखकर ही बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर ही क्यों रहा हूँ, मुझे तो और कुछ करना चाहिए। वो उसे गोद में उठाकर बोला। कुछ खा लो, या फिर भूख प्यास सब गायब है। वो उसके गले में बाहें डाल मुस्कुराकर बोली। देखो, अभी शाम का टाइम है, जब तक खाने का टाइम होगा मैं आधे नज़ारे देख चुका होऊंगा, बाकी बाद में देख लूँगा। वो बेड पर लिटाकर उसके करीब आकर बोला। भीगी हुई गुलाबी सी रंगत गीले बाल वो घुटनों से नीचे तक पहने हुए बाथरोब में अर्धांग की नज़रों में उतरती जा रही थी। उसकी नाक की वो झिलमिलाती हुई नथ, उसके सुंदर से चेहरे को वो एकटक देख रहा था। क्या देख रहे हो? तुम्हें? क्यों? इसका जवाब नहीं है मेरे पास, बस इतना जानता हूँ बहुत अच्छा लगता है जब आंखों में बसी हुई होती हो तुम। मुझे भी, वो कुछ शर्म से लाल होकर बोली तो अर्धांग ने उसके लबों को आगोश में ले लिया। मोहब्बत वो एहसास है जो कभी पुराना नहीं होता, ये तो बस सोच है कि वक्त वक्त की बात है। अरे कभी वक्त निकाल कर देखो, एक बार वक्त खुद इस कदर आपका गुलाम हो जाएगा कि वक्त रहते ही आपको एहसास दिला जाएगा कि अब वक्त है इजहार मोहब्बत का। उधर घर पर अनुराधा द ग्रेट रेडियो एफएम के जरिए सबको पता चला कि गौरांगी और अर्धांग कहीं घूमने गए हैं। कहा? ललिता बुआ झट से उठकर बैठकर बोली। वो लल्ला, वो फिल्मों में दिखाते हैं हनीमून, वो होना। पहली बात वो हनीमून होता है, और दूसरी बात आप ऐसी फिल्में देखते हो जिसमें ये सब होता है। अरे कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं। हाँ हाँ, आप तो स्वीट 16 हो अभी। लड़के आपको देखकर ये बोलते हैं कि हाय गुल बदन उजड़ा चमन, जाने बाहर कहीं चली हमारा दिल तोड़कर। हट मुया, अब वो ज़माने थोड़े पुराने हो गए हैं। पर था ऐसा ही। वो कुछ शर्म से बोली तो पास बैठी अनुराधा और आराधना और प्रिया भी मुंह फाड़े उन्हें देखने लगी। कौन फैला रहा था ये अफवाह? किसकी आंखें फूटी थी? कान्हा उनकी बात सुनकर तुरंत बोला तो उन्होंने घूर कर उसे देखा। परे हट जा तू। मैं परे ही हूँ, आप बीच में पड़ी हैं। हटिए मेरी खटिया से। तेरे दहेज में आई थी? आई तो आपके दहेज में भी नहीं थी। ले जूझ जा इस पर। वो हटकर बोली तो वो बेशर्मी से उस पर फैल गया। रात हो चुकी थी और दो लोगों की बेचैनी चरम पर थी, जिसमें एक गौरांगी को, दूसरे अर्धांग को इंतजार था। आशीष और कौशिक। अर्धांग हो और कुछ अलग ना हो, ऐसा हो सकता है भला? रात में तो उसकी मेहरबानी से वो कपड़े चेक कर नहीं पाई, तो सुबह उठकर उसने बैग खोला तो वो सर पकड़कर बैठ गई। किसी की साड़ी, किसी का ब्लाउज, कोई सूट है और किसी का सिर्फ दुपट्टा ही है। गौरांगी कितना भी सोचे कि वो नहीं लड़ेगी उससे, पर मजाल है अर्धांग अपनी हरकतों से बाज आए। उठो उठो जल्दी। वो जल्दी जल्दी जाकर उसे उठाकर बोली तो उसने उल्टा उसे बाहों में भर कर बेड पर गिरा, मुंह उसके गले में घुसा दिया। उठो, वो पूरी ताकत लगाकर बोली, इतना कि उसकी सांस फूल गई। पागल हो गई हो क्या? वो झल्ला कर उनिंदी आंखों से बोला। हाँ, तुमने कर दिया है। मेरे कपड़े पैक कैसे किए तुमने? कैसे पैक किए हैं? कुछ भी सही नहीं है। अपने तो तुम सब सही से लाए हो रख कर, मेरा कुछ भी मैचिंग का नहीं है। तुम कपड़े मत पहनना, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम घूमने जाएंगे तो मैं क्या पहनूंगी? मैं ट्रक भर कपड़े खरीद दूंगा। अब अभी के लिए लड़ना बंद करो और मेरे पास आओ। नहीं, हम घूमने जाएंगे बाहर, तुम भी उठो अब और मेरे लिए कपड़े मंगवाओ। वो पहली बार कुछ जिद से बोली तो अर्धांग को बहुत प्यारी लगी, वरना वो कुछ मांगती ही कहाँ थी उससे। जो मिलता खुश हो जाया करती थी उसमें ही। उसने साइड से हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और उसे गोद में बिठाकर ऑनलाइन कुछ देखने लगा।
ये पहनूंगी मैं। वो एक बेहद खूबसूरत नाइटी पर आकर रुका तो गौरांगी के गाल दहक उठे। हाँ, आज रात को, वो ऑर्डर करता हुआ आगे बढ़ा। नहीं। हाँ, वो जिद्दी सा बोल उसके लिए कुछ कपड़े ऑर्डर कर उसके गाल चूम कर बोला। अच्छा बताओ कहाँ चलोगी? वो बिखरे हुए बालों को संवारता हुआ उसे अपनी ग्रेनिश आंखों से देख कर बोला। कहीं भी, जहाँ तुम ले चलो। तुम ही बोलो ना, आज तक कुछ नहीं कर पाया ना मैं तुम्हारे लिए। अर्धांग कुछ संजीदगी से बोला तो गौरांगी ने तड़प कर 2 मिनट उसे देखा, फिर बोलना शुरू किया। तुमने क्या किया है या क्या दिया है इसका आकलन मैं लगा ही कहाँ पाई कभी, इसलिए लड़ती रहती हूँ तुमसे, ताकि साबित कर सकूँ किसी तरीके से कि मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। पर हमेशा कम पड़ जाती हूँ तुम्हारे आगे। सच कहती हूँ, कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिलोगे, पर मुझे मिले तुम, नसीब से, दुआ से। और मेरा जीना हराम करके। कैसे जिद्दी से हो तुम, कभी नहीं सुनते मेरी। कभी कभी ना मेरा खुद को शाबाशी देने का मन करता है कि मैं तुम्हारी ये अतरंगी कारनामे झेल लेती हूँ। वो आखिरी बात हंसकर बोली। तुम बनी ही हो मेरे लिए, तो कैसे ना मुझे झेलने के गुण तुम में होते। देखो ना, पूरी रात जगने के बाद भी कैसे खिली हुई हो सुबह सुबह तुम। वो शरारत से बोला तो गौरांगी इस कदर शर्मा गई कि 2 मिनट तक सर उठा ही नहीं पाई। क्या हुआ? वो हल्का मुस्कुरा कर बोला तो वो वैसे ही उसके सीने से लग गई। यहाँ वृंदावन में अलग ही माहौल जम चुका था। कौशिक नेहा के पहली नज़र के प्यार से वशीभूत होकर उसके कॉलेज तक पहुँच गए थे। कॉलेज के बाद जब नेहा और अनुराधा साथ साथ बाहर निकली तो वो वहीं गाड़ी से टिक कर खड़ा था। ओ, ये वही है ना जिससे तू शादी वाले दिन मिली थी? अनुराधा नेहा को कोहनी मार कर बोली। कहाँ कहाँ? वो नज़र घुमाकर इधर उधर देख कर बोली। अरे आंखों की अंधी, सामने देख। ये यहाँ क्या कर रहा है? जानती हो ये पुलिस में है और एजे का दोस्त। अनुराधा आगे बोली तो नेहा ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? ये जैसे तुम्हें देख रहा था ना, कुंडली निकाल ली थी मैंने इसकी। जानती हो इसका पूरा नाम क्या है? समर कौशिक, एसपी है मथुरा में। अभी के लिए कुछ दिन यहाँ है, पर अब ये हमारे कॉलेज के बाहर है तो दाल में कुछ काला है। अनुराधा बोली तो नेहा आंखें फाड़े उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, कुंडली निकाल लेती हूँ मैं सबकी। अपनी भी निकाल लेना, वरना पता चले एक दिन अचानक बम फूटे तुम्हारे ऊपर, सारी जासूसी निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेबी, अब चलो तुम्हारे दीवाने को देखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है उसे कुछ काम हो यहाँ, नेहा हड़बड़ा कर बोली। मेरी जान, ये पक्का तुम्हारे चक्कर में है। आओ ट्रेलर दिखाती हूँ। बोल वो आगे बढ़ी तो समर उन दोनों को देख सीधा खड़ा हो गया। उसने एक बार में ही रेड कुर्ती और नीचे स्लैक्स पहने हुए नेहा को नज़रों में उतार लिया। हेलो, आप एजे के साथ काम करते हैं ना? अनुराधा बेशर्मी का सबूत देते हुए बोली। एजे? समर पलट कर बोला। अर्धांग जीजू, मतलब पूरी दुनिया जीजू बुलवाने पर तुली है। वो खुद से आखिरी बात धीमे से बोली। कुछ कहा आपने? नहीं, वैसे कुछ काम था आपको यहाँ? हाँ। क्या? अनुराधा ने तुरंत सवाल किया तो समर हड़बड़ा उठा। ऐसे ही बस, वो कुछ समझ ना आते ही बोला। ओ, किसी से मिलने आए हो? वो अगला सवाल कर बोली। पुलिस वाला वो था और उसका काम अनुराधा मैडम कर रही थी। नहीं तो? वो नेहा की तरफ देखकर बोला जो उलझी हुई खड़ी थी। पसंद है? अनुराधा बोली तो कौशिक के साथ इस बार नेहा ने भी उसे हैरानी से घूरा। फिर थोड़ी देर बाद, क्या? वो दोनों एक साथ चिल्लाए। देखो, मेरा फंडा क्लियर है। जैसे ही पसंद आए कोई हथिया लो, उससे पहले कि कोई और उसे ले उड़े। वैसे इसकी शादी तय हो रही है, कल लड़के वाले भी देखने आ रहे हैं। मैंने सोचा आप एजे के दोस्त हैं तो खुशी बांटनी चाहिए। ये कब हुआ? नेहा इस बार अनुराधा की तरफ दांत पीस कर देख कर धीमे से बोली तो उसने आंखों ही आंखों में उसे चुप करा दिया। अब बारी कौशिक की थी। उसका दिल जो अभी अभी जुड़ा भी नहीं था, चूर चूर होने की कगार पर था। चलो हम चलते हैं। वो आग लगाकर बिना पानी डाले आगे बढ़ चुकी थी। ये क्या बोला तुमने? नेहा कुछ आगे आकर उसके सर पर चढ़कर बोली। आग बेबी आग, एक नज़र पीछे देख, बता कैसा है। मैं नहीं देखती, नेहा मिनमिनाई। देखना, वो बोली तो नेहा मुड़कर उसे देखने लगी। ऑफ वाइट शर्ट पैंट और परफेक्ट बॉडी के साथ वो भी उसे दिल में उतरता हुआ ही लगा। और उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत भी साफ साबित कर रही थी कि जो अनुराधा कह रही थी वो सच था। एक बार को उसका चेहरा भी लाल हो उठा। उसने मुड़कर अनुराधा को देखा और आगे बढ़ गई। क्या हुआ? वो उसे यूं देख बोली।
क्यों झूठ बोला बेचारा, कितना दुखी है। ओह मतलब मैडम के तेवर एकदम चेंज, चलो बढ़िया है। पर टेंशन ना लो, ऐसे अभी हनीमून पर हैं और ये शरीफ बंदा वहाँ उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब तक उसके मुंह से सच बाहर आएगा ज़रूर कि ये तुम पर लट्टू है, फिर तुम झट से लपक लेना इससे, लड़का हॉट है। अनुराधा पूरी प्लानिंग बताकर बोली तो नेहा ने मुंह फाड़े उसे देखने लगी। देख लेना, बद्दुआ लगेगी तुझे कमीनी, ये तुम्हारे सारे कारनामे तेरी शादी में धरे के धरे रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस अभी अपना सोचो, अनुराधा बेपरवाही से बोली। वो जब घर पहुंची तो अलग ही माहौल बना पड़ा था। उधर ऋषिकेश में उन हसीन वादियों की फिजाओं में दूर से हाथ में भुट्टे लेकर आता हुआ अर्धांग उसे बहुत प्यारा लगा। वो साइड किनारे पर पड़े हुए पत्थरों पर बैठी हुई थी। उसके वो सिल्की से आंखों पर आते बाल, ग्रेनी आंखें और सुर्खीली होठ, और उस पर हुड्डी और ब्लैक पैंट। आसपास एक दो लड़के लड़कियों के ग्रुप और कुछ कपल ही थे वहाँ पर। हमेशा की तरह लाइमलाइट चुराता हुआ अर्धांग उन लड़कियों की आंखों का मरकज बना हुआ था। पर अब गौरांगी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, बस वो आजकल ये सब देख मुस्कुरा पड़ती थी। जानती थी ये जिद्दी है, गुस्सैल है, उसी का दिमाग खराब करेगा जिंदगी भर। किसी और की उसकी आंखों में ज़रूरत महसूस ही कहाँ की थी कभी उसने। एक रंग जो सिर्फ गौरांगी को देखकर ही उतरता था उसकी आंखों में, उसकी बेहद मोहब्बत का रंग। पहाड़ों के मौसम भी ये सताते रहते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। कभी खुशी से खिलती धूप, कभी तपती हुई जिंदगी पर नर्म फुहारे, कभी कहीं खुद में समेटता हुआ घना कोहरा। सब कुछ तो प्रकृति दिखा देती है हमें। पर इन सभी एहसासों के पड़ाव में अगर हम सफ़र दिल की धड़कन जैसा हो तो हर मौसम जिंदगी खुशनुमा लगती है। कहा था ना नीचे चलते हैं, देखो कितनी ठंड है। वो फिक्र से उसे हाथ में पकड़ा भुट्टा पकड़ाते हुए उसके कंधे पर पड़ी हुई साल संभाल कर बोला। उसके कहने पर ही वो हिल स्टेशन के सबसे टॉप पर आए थे। गौरांगी ने झट से उसके हाथ पकड़ लिए। तुम हो ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं टेंशन है अब। मैं हूँ ही तुम्हारा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा। अर्धांग उसके बालों को कान के पीछे कर बोला तो गौरांगी ने उसके होठ उंगलियों से छुए। मूड मत बनाओ वरना अभी के अभी लेकर चलूँगा यहाँ से, वो उसकी उंगलियों को होठों से चूम कर बोला। तो गौरांगी ने शर्म से इधर उधर नजरें की। इस पल कोई उन्हें नहीं देख रहा था। बेशर्म, मुँह धीरे से बोली। सुना मैंने। हाँ तो सुनाने के लिए ही बोला था। टेंशन ना लो, चलो रूम पर बताऊंगा कि मेरी बेशर्मी कहाँ तक है। चलो जाओ, अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो आज ये बेशर्मी निकल जाएगी। अच्छा तो कब करोगी ऐसा? जब मेरा मन होगा। तो वो मन आज कर लो ना, वो खुमारी से बोला तो गौरांगी खिलखिला पड़ी। मुझसे दूर मत होना गौरांगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, वो एकदम संजीदगी से बोला तो गौरांगी खामोश हो गई। अभी ऐसा लगता है तुम्हें कि मैं तुमसे कभी दूर जाऊंगी? लगता हो भी तो भी मैं लगने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, जहाँ जाना मुझे साथ लेकर जाना। वो उसकी आंखों में उतरी हुई उदासी को भाप कर माहौल को कुछ हल्का करके बोला। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं जाती हूँ, 2 दिन के लिए घर गई थी तब भी बुला लिया था मैंने तुम्हें, और फिर गुस्सा हो गए मुझसे तो वापस भी आ गई साथ में। वरना क्या भरोसा तुम्हारा, और कौन सा अनोखा कारनामा करके मेरा दिमाग खराब करते। तुम बनाती हो ना मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर। जानती हूँ, बोलकर वो उसके कंधे से लग गई। भूख लगी है? वो उसके माथे को चूम कर बोला। आ जाओ, कुछ खिलाता हूँ तुम्हें, बोल। अर्धांग ने उसका हाथ पकड़ अपने साथ खड़ा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वृंदावन में कितनी बार ट्राई कर चुके हैं हम, पर नतीजा कुछ नहीं। सोना हाथ में पकड़ी हुई फाइल फर्श पर फेंक कर बोली तो अनिमेष धीरे से आकर उसके घुटनों के पास जमीन पर बैठ गया। और मैंने कितनी बार कहा है कि बच्चा नहीं है तो नहीं है, हम ऐसे ही रह लेंगे, नहीं तो एडॉप्ट कर लेंगे। सोना, बच्चा नहीं है तो क्या जिंदगी जीना छोड़ देंगे हम? हर समय हंसी मजाक, कभी सोचा है क्या बीतती है मुझ पर? एक बच्चा ना होना सिर्फ माँ की कमी है, तुम्हारा क्या है? वो आंखों में आए आंसू पोंछ कर बोली तो अनिमेष ने गहरी सांस ली और बोला। 12 साल का था अर्धांग और 7 साल की नेहा। मेरे 2 छोटे भाई बहन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। खामोश सा अर्धांग जब भी मेरे गले लगता मेरा दिल उस उम्र में भी ऐसे धड़क उठता जैसे वो मेरा बच्चा हो। और नेहा, वो तो मेरी हर शरारत की साथी। मैंने जी लिया है उनमें अपना वो रूप जो एक बच्चे को अपने बाप से मिलता है।
अर्धांग को तो कोई भी ज़रूरत हो, कैसी भी, कहीं भी हो, वो कुछ भी करे, सबसे पहले उसकी नज़रें मुझे ढूंढती है, वो भी पूरे हक से। और नेहा, वो तो मेरी वाकई बच्ची है। और आशीष, उसका तो रिश्ता मुझसे बड़ा है, पर उसका दिल किस कदर मुझसे जुड़ा है ये मैं जानता हूँ। औलाद होने की ज़रूरत किसे है जानता हूँ, सब अपने अपने रास्ते हो जाते हैं एक दिन। तो बच्चे कौन से साथ रहते हैं, एक दिन उनका अपना आसमान हो ही जाता है। और मेरा अर्धांग, उसने तो वो हक भी अदा किया मेरे लिए। इस घर बिजनेस की एक एक पाई उसने मेरे लिए छोड़ दी। मैंने तो बस उसे प्यार दिया, उसने तो दुनिया लुटा दी मेरे ऊपर। तो बताओ, एक औलाद वाला काम किया है उसने कि नहीं? हाँ, नहीं पड़ता मुझे फ़र्क। और क्यों डालूँ मैं फ़र्क? अगर मैंने फ़र्क डाला तो तुम सबसे पहले मुझसे दूर कर दी जाओगी। वो बोला तो सोना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों की सिकन तुम्हारे लिए कब तानों में बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं एक बच्चे के लिए तुम्हें दांव पर नहीं लगा सकता सोना। अनिमेष बोला तो सोना सिसक कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, जानती हूँ तुम्हें भी फर्क पड़ता है और तुम मेरे लिए चुप रहते हो, पर मैं क्या करूँ? वो उसके सीने से लगकर रोकर बोली। कुछ मत करो, बस भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वो उसे बाहों में कसकर बोला। और इधर कौशिक की नींदें उड़ी हुई थी। वो ना जाने कितनी बार अर्धांग का नंबर ट्राई करके काट चुका था। वो सुप्रिया की शादी में ली हुई चुपके से फोटो, जिससे वो अपने बालों को संभालती हुई हल्का मुस्कुरा रही थी, देखकर ही उसका दिल बेचैन हो उठता। आखिरकार अनुराधा मैडम का प्लान वर्क किया और उसने कल फिर अनुराधा से ही बात करने की ठानी। क्या सोच रही है? हाल में आधी रात को टीवी देखते हुए उसे आशीष ने देखा तो वो उसके पास आ गया। कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी, मैं तो टीवी देख रही थी। अच्छा, तमिल न्यूज़? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझे तमिल आती है। वो बोला तो नेहा ने शक पकाते हुए चैनल बदला। अब बता, और झूठ मत बोलना। वो मैं ये कह रही थी कि पहली नज़र में भी प्यार हो सकता है क्या? अर्धांग भाई को देखकर भी ये अंदाज़ा नहीं हुआ तुझे? वो हंसकर बोला। उन्होंने बहुत पहले से भाभी को ताड़ना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये तो मुझे नई बात पता चली। मुझे भी नहीं पता था। ये तो वो है ना, सबकी कुंडली निकालने वाली अनुराधा, उसने बताया मुझे। अच्छा, वो हमेशा से ऐसी ही है? आशीष की आंखें अनुराधा की बात सुन अचानक चमक उठी। बिल्कुल, जब हमारे घरों में बिल्कुल बोलचाल नहीं था ना, तब भी हम दोस्त थे। आई मीन कॉलेज एक ही था तो रोज ही मिलते थे। सच कहती हूँ, बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं बदली। वो एक नंबर की नौटंकीबाज और बेशर्म थी और है। आप क्यों पूछ रहे हो? आप तो जानते ही होंगे। नहीं, मैंने तो अब जाना है, पहले कब जाना था? वो हैरानी से बोला। अरे, आपको याद है ना, जब एक बार आप बीमार पड़े थे और तब आपको चाची अम्मा यहाँ ले आई थी और आप हमारे ही स्कूल गए थे मेरे साथ। अरे, तब अगले 15 मिनट में दोबारा घर पर थे, क्योंकि एक शरारती लड़की ने मुझसे कहा कि आगे दौड़कर चलना, क्योंकि एक कुत्ता वहां पर रहता है, दौड़कर जाओगे तो वो देख नहीं पाएगा। और मैं उस कमर तक आते आते कीचड़ में गिरा था। आशीष नेहा की बात पूरी करके बोला। हाँ, वो अनुराधा ही थी, 2 चोटी लाल फ्रॉक, याद आया अच्छे से? वो उस दिन का सीन हूबहू याद करके बोला। छोड़ता नहीं मैं उसे, अगर हमारे घरों में आना जाना होता तो पकड़ कर मारता उसे जरूर। अरे जाओ भाई, कैसे छिपे थे उस दिन के बाद तुम घर में, याद है हमें? गांव जाकर ही दम लिया आपने। नेहा हंसकर बोली तो आशीष भी मुस्कुरा पड़ा। पर अब उसका दिल उसी शरारती लड़की के लिए धड़कने लगा था और ये बात गुजरते हर पल के साथ और बढ़ती जा रही थी। इधर जोरावर चौधरी एक नए चक्रव्यूह में थे। आज ही उन्हें पता चला था कि अर्धांग ने कुछ काम होल्ड पर कर दिए और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर दिए हैं। एक डर उन्हें आभास हो रहा था कि कहीं अर्धांग उनसे अलग हो गया तो। वक्त बदल रहा था। जो डर अर्धांग को कभी लगा होगा जब वो उनके पास आया था, जिसकी वजह से वो उनकी हर बात मानता चला गया, आज वही डर उनके सीने में समाया हुआ था। वक्त की आदत है, हर किसी का एक जैसा नहीं रहता, कभी किसी का और कभी किसी का। आज बारिश का दिन था तो अनुराधा मैडम आज किसी और को भीगने का अवसर देते हुए खुद पैर पसारे बरामदे में पड़ी हुई खटिया पर पड़ी हुई थी। और वहाँ बेचारा कौशिक कॉलेज के बाहर आया था कि शायद अनुराधा यहाँ आज मिल जाए तो नेहा की कोई खबर मिल जाएगी। उम्मीद के मुताबिक आज सब घर पर ही थे। प्रिया और बाकी सब गौरांगी से फ़ोन पर पंचायत करने में बिजी थे। वो वहाँ से आज के मौसम का हाल लेने में बिजी थी।
जगमोहन और श्याम मोहन जी बैठक में दुकान के किसी काम की बात केशव से शेयर कर रहे थे। अरे यार, वहाँ हनीमून मनाने गई हो या मौसम मौसम खेल रही हो, ये नहीं कि अपने पति के साथ खेले और हमें पकौड़े खाने का मौका दे। यहाँ सब फ़ोन पकड़े ही बैठे हैं। अनुराधा स्पीकर फ़ोन पर धीमे से आकर बोली, ताकि आवाज़ बैठक तक ना जाए। तो खुद बना लो, तुम क्या कर रही हो? आराधना उसकी बेशर्मी और उसके सर पर टपली मार कर बोली, मैं बना लूँगी, फिर माँ को ही प्रॉब्लम होगी कि मैंने किचन गंदा कर दिया। तो आराम से बैठो जाकर, जब बात खत्म होगी तब बनेंगे। जानती हो, कल सुप्रिया की विदाई है गौरांगी, और उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। आराधना उससे लताड़ वापस फ़ोन में घुसकर बोली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जल्दी आ जाओ, आराम से आना, हो सके तो अब की 2 से 3 हो जाना। प्रिया मजाक कर बोली। तो वहीं बैठी हुई वसुधा और विविधा एक दूसरे को देख झेप कर मुस्कुराने लगी। देखा, मुझे बेशर्म कहती है, और खुद कितनी बेशर्म है। अनुराधा वहीं उसके पास फैले पड़े हुए कान्हा से बोली, जो कब से गेम की एक लेवल को क्रॉस करने के ध्यान में मग्न था। उसके हिलाते ही वो झल्ला उठा। धीरे से नहीं हिला सकती थी। देखा, मैं जीतते जीतते रह गया। मर जा इसी फोन में, कंजर कहीं का। ये नहीं कि कुछ दिमाग लगा, इतना अच्छा मौसम है, कुछ समोसे पकौड़े ले आए जाकर नुक्कड़ से। अच्छा, नुक्कड़ वाला हलवाई मेरा मामा लगता है, जो कहेगा आओ कान्हा बेटा कितने पैक कर दूं, वो खिसिया कर बोला। तो अनुराधा की नज़र गैलरी में पड़ी खटिया पर आराम से चैन की बंसी बजा रही ललिता बुआ पर पड़ी। उसने कान्हा को इशारा किया तो वो 2 कदमों से आकर नाप उन तक पहुंच गया। चलो बुआ, कभी तो हिल लिया करो, मेरे लिए पकोड़े बनाओ। वो उन्हें सरकाता हुआ उनके पास बैठकर बोला। अपनी माँ से बोल छोरे। अच्छा, आपका क्या होगा? आप जो मेरी जायदाद के हिस्से में से खा रही हैं, कहीं तो अदा करो। तुझे अदा करे मेरी जूती। परे हट, हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। हाँ, तो मीना कुमारी हो आप, मैं क्या पूरा मोहल्ला आपके पीछे पड़ा रहता है? मुझसे मजाक ना किया कर। वो उसके यूं शरारती सी चमकती हुई आंखों को देखकर बोली। अरे सच कहता हूँ, कल वो हजरत मास्टर मिले थे, आपको याद है? कह रहे थे जवानी के दिनों में एक तुम्हारी बुआ ही थी, जो मोहल्ले की मीना कुमारी थी। हाँ हाँ याद है, ऐसा कहा उन्होंने। बुढ़ा सठिया गया है, वो मुंह बनाकर बोली। मैंने भी यही कहा, वरना आप और मीना कुमारी हो ही नहीं सकता। अब ऐसा भी ना बोल छोरे, मैं वाकई बहुत सुंदर थी। सुंदर थी? अरे सुंदर हो बुआ, तभी तो मैंने तुरंत उनसे कहा आप मीना कुमारी थोड़ी ना हो, आप तो मधुबाला लगती हैं। वो शब्दों की चाशनी लपेट कर बोला तो ललिता आज उसकी बातों से बच नहीं पाई। सच में लल्ला, अब मैं लड़ता रहता हूँ तो क्या? अच्छा बताओ, मैं सुंदर हूँ ना? वो दोनों हाथों में चेहरा भर कर उनकी तरफ देखकर बोला। तो ललिता ने तुरंत उसकी बलाएं ले ली। बहुत लल्ला, जब तू और केशव पैदा हुए थे तो सब कहते थे ललिता के दोनों भतीजे तो ललिता पर गए हैं, तभी तो अब मैं सुंदर भाई सुंदर, और हम दोनों आप पर गए हैं तो आप भी सुंदर। तो बात सच है ना मेरी? वो सबूत देकर पूरी तरह उन्हें शीशे में उतार कर बोला। हाँ ये तो है। तो अब जाओ बुआ, इन्हीं मधुबाला के हाथों से पकोड़े बनाकर लाओ। वो बोला तो उसके बाद सभी के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। अरे भाई, ललिता बुआ के हाथों के पकोड़े, टिक्की और अदरक वाली चाय सबको नसीब हुई। आखिर मधुबाला का टैग जो मिला था उन्हें। अब ये टैग कब तक चलेगा, ये तो सिर्फ कान्हा जानता था। घर से बात होने के बाद गौरांगी ने अर्धांग के फैले हुए कपड़े बेड से उठाए और मुड़कर देखा। वो बात कर रही थी तो वो बालकनी की तरफ चला गया था। गौरांगी आगे बढ़ी, फिर कुछ सोचकर वापस आ गई। वो सुंदर सी नाइटी उसके ऊपर कुछ अलग ही रंग ले आई थी। उसे खुद पर देख कर तो एक पल को खुद गौरांगी भी लाज से सिमट गई। फिर भी वो कदम बढ़ाकर बाहर आई। अर्धांग बालकनी से अंदर आया ही था कि उसकी नज़र उस पर पड़ी। बेहद डीप नेक वो मैरून कलर की नाइटी पहने वो वाकई आम भाषा में कहें तो सेक्सी लग रही थी। पैरों में पड़ी हुई पतली पायल और गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र, सिर्फ इतना ही वो पहने थी। पर एक पल को तो वाकई अर्धांग खुद को उसके आगे बेबस महसूस कर रहा था। एक तो उसकी मोहब्बत, ऊपर से गजब ढाती हुई, दिल उसका तेज रफ्तार से धड़क रहा था। वो कुछ देर दीवार से टिककर उसे देखता रहा और वो लाज में खुद में सिमटी जा रही थी। जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसने नज़र उठाकर हिम्मत कर उसे देखा। जाओ साड़ी पहन कर आओ, वो वैसे ही उसे देखकर बोला। तो गौरांगी का मन बुझ सा गया। अच्छा नहीं है क्या? वो हैरानी से बोली।
जितना कहा है उतना करो, वो अपने ही स्टाइल से बोला तो गौरांगी झट से बाथरूम की तरफ बढ़ गई और वापस आई तो साड़ी नहीं सूट पहने हुई थी, पर इस बार चेहरे पर हया का रंग नहीं था, रूठने का रंग था। वो सीधा आकर बेड की चादर समेटने लगी। अर्धांग ने तुरंत पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, वो उसका हाथ झटक कर बोली, पर उसके आगोश से छूट ना पाई। आखिर कुछ देर छटपटाकर शांत हो गई। एक तो सबके मन का करो, ऊपर से ये रिएक्शन, मैं क्या इतनी बुरी लग रही थी? वो बात कहते कहते आखिर रो पड़ी तो अर्धांग ने उसे पलट कर खुद के सामने किया। नहीं, बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी कि और कुछ दूर ऐसे मेरे सामने रहती तो सच कहता हूँ अगले 2-3 दिन तक रूम से बाहर कदम भी नहीं रखने देता। वो बिना किसी लाग लपेट कर बोला तो गौरांगी ने इस बार सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो अर्धांग ने आगे बढ़कर उसके गालों तक आ चुके आंसू पोंछे और बोलना शुरू किया। पर मेरी नहीं लग रही थी, तुम्हारी आंखों में उतरा हुआ वो अनजानापन मेरा नहीं था। वो आंखों में उतरा हुआ मेरे करीब आने का रंग मेरी गौरांगी जैसा नहीं था। मुझे तो तुम्हारे ऊपर से वो सरकता हुआ पल्लू ही दीवाना कर देता है। तुम्हारे नाक में चमकती हुई नथ मेरा दिल बेचैन कर देती है। रिश्ते में कुछ अलग ट्विस्ट लाने के लिए अच्छा है ये सब, और मैं मानता हूँ कि सही भी होगा, पर तुम बदल सी जाती हो। जो तुम्हें खुद पसंद नहीं खुद पर, वो मुझे कैसे पसंद होगा? पर ऐसी सभी बीवियां करती हैं। आराधना दीदी भी कहती हैं कभी कभी पति के मन का कर दो तो बुराई थोड़ी ना है। और तुम भी तो बहुत कुछ कर जाते हो जो मुझे पसंद है, वो भरी हुई आंखों से बोली। पहले तुम ये रोना बंद करो, मुझे किसी और का नहीं पता, पर मेरी बीवी मुझे वैसी ही पसंद है जैसी वो है। मैं कभी जान ही कहाँ पाता हूँ कि कब तुम ज़्यादा और कब कम अच्छी लगती हो। मेरी तो जब आंखों में उतरती हो तो बस दिल में उतर जाती हो। मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मायने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें प्यार करने के लिए। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि तुम हो, और सबसे बड़ी बात मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो इस कदर टूट कर बोला कि गौरांगी ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को पकड़ उसके हर नब्ज को चूम लिया। कैसे हो तुम? वो हार कर बोली। जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। अर्धांग हल्की मुस्कान से बोला तो उसकी आंखें गालों में पड़ने वाले वही डिम्पल अपनी दिलकशी बिखेरने लगे। और एक बात जो आज उसकी आंखों में नजर आई गौरांगी को, एक जिंदगी की चमक जो आज गौरांगी को अपने प्यार के सफल होने का एक सबूत दे रही थी। ऐसी अच्छी लगती हूँ तुम्हें? वो आईने के सामने खड़ी होकर बोली। वो उससे रूठ कर बालों का बेतरतीब जूड़ा बनाकर और दुपट्टे से बेनियाज सिर्फ सादे सलवार सूट में खड़ी थी। बहुत बहुत बहुत, वो भागकर उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर गिरकर उसे जुनून से चूम कर बोला तो गौरांगी की पलकें एक बार फिर खुशी से नम हो उठी। उसके बाद ना वो रुका और ना ही गौरांगी ने उसे रोका। वो जुनून से उससे प्यार करता चला गया, अपनी बेहद मोहब्बत जताता चला गया। सजना संवरना तो प्यार सिखा ही देता है, दिल तो अक्सर वो बात छू जाती है जब जिसके लिए सजते संवरते हो वो यूं ही रुक कर कहे, सुनो तुम बिखरी बिखरी भी मेरी लगती हो। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कल का पार्ट आप लोग जल्द से जल्द चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।